Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 62nd पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे सीक्रेट राइटिंग की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली हिस्ट्री ये आपकी नॉर्मल हिस्ट्री के जैसे नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी जो इसकी हिस्ट्री है वहाँ पर जो आपके अलग अलग ईयर में जो आपका बेसिकली सीक्रेट राइटिंग का स्टार्टिंग हुई थी, तो कौन कौन से मेथड से किस किस तरह से लोग पहले के टाइम पर सीक्रेट राइटिंग के फॉर्मेट में बेसिकली किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, किसी मैसेज को सीक्रेट बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते थे, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो बेसिकली आपका 20th को आपका एग्ज़ाम हो चुका है नेट का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आया है। मैंने एग्जैक्ट पेपर तो नहीं देखा है, बट आप लोगों के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग सबका यही कहना है कि जो पेपर था वो लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा टफ आया है। और दूसरी चीज़ जो नोटिस करने की है कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा आया था। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेटेज था आपके एग्जाम में। तो इसी वजह से एक चीज़ तो यहाँ पर आपको ये समझनी होगी, आपका जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा टफ आया था। तो वो टफ सभी स्टूडेंट्स के लिए था, जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने भी अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए आपका जो पेपर था वो सभी के लिए टफ था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर पेपर टफ था तो उस कंडीशन में जो कट ऑफ जाती है नेट क्लियर की और जेआरएफ क्लियर की, तो वो भी आपकी कंपैरेटिवली कम जाएगी। क्योंकि पेपर अगर रियल में टफ था तो उस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पेपर सभी का टफ था, तो सभी का टफ थे तो आपका जो कट ऑफ जाएगी वो भी कम जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिट हो सकती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन का वेटेज ज़्यादा था, तो उसके लिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। बेसिकली अभी तक मैं इंस्ट्रूमेंट्स पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी, उतने वीडियोज़ में नहीं अपलोड कर रही थी, बट अब मैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन है उस पर पूरा फोकस करते हुए बहुत सारे मैं प्रेजेंटेशन को तैयार कर लूँ। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स के भी वीडियोज़ मैं इसी चैनल पर अपलोड करने लगूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपका अगला जो नेट का एग्जाम होगा तो वहाँ तक आपको उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने आज के वीडियो पे और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीक्रेट राइटिंग की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका जो टूल आता है, एक तरह से टूल ही कहेंगे इसको, तो ये है आपका साइटेल। ठीक है, तो ये एक तरह की डिवाइस है जिसको स्पार्टन्स ने डेवलप किया था 500 BC में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये बेसिकली आपका एक मेथड था जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को, किसी भी मैसेज को सीक्रेटली किसी को सेंड कर सकते हैं और कोई भी दूसरा इंडिविजुअल जो है वो उसको रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या था, एक फाइन पर्चमेंट की शीट होती थी, फाइन पर्चमेंट की बेसिकली स्ट्रिप होती थी, उसको एक सिलेंडर के ऊपर वोंड किया जाता था। ठीक है, और वोंड का मतलब है कि एक आपका इस तरह का सिलेंडर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सिलेंडर के ऊपर ये पर्चमेंट की आपकी पतली पतली सी आपकी शीट है, जहाँ पर इस शीट को, इस स्ट्रिप को आपका जो सिलेंडर है उसके ऊपर रोल करा गया है। और रोल करने के बाद में इसके ऊपर लिखा जाता है कोड। जो भी आपका मैसेज होता है उसको आप लिखते हैं इसके ऊपर, और लिखने के बाद में इसको बेसिकली जो मैसेज आपका लिखा जाता है वो आपका यहाँ पर लेंथ वाइज मतलब का इस तरह से आपके सिलेंडर के ऊपर रोल करने के बाद में आपको मैसेज को लिखना होता था आपका लेंथ वाइज। और उसके बाद में जब आप इस जो पर्चमेंट की स्ट्रिप है इसको जब आप सिलेंडर से अनवाइंड कर देते हैं, यानी कि आप उसको आपके जो सिलेंडर है उस पर से रिमूव कर देते हैं, तो अब आप उस स्ट्रिप को वापस से उसी अरेंजमेंट में ला पाए वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए कि सिलेंडर वैसा ही सिलेंडर हो जिसकी जो थिकनेस थी, बेसिकली जो उसका डायमीटर था वो उतना ही हो। तो उसी कंडीशन में आप इसको डिकोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिकोड कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इसमें रहता है कि सिलेंडर के ऊपर आपको एक पर्चमेंट का आपकी फाइन स्ट्रिप रहती थी, उसको आपको रोल करना होता था, और रोल करने के बाद में आप उसको लेंथ वाइज लिखेंगे, और लेंथ वाइज लिखने के बाद में आपको सिलेंडर पर से उसको अनवाइंड कर देना है, यानी कि आपको उस पर्चमेंट स्ट्रिप को उस पर से हटा देना है। एंड देन जो आपका स्ट्रिप तैयार होती थी वो आपको सीक्रेटली, मतलब वो आपका सीक्रेट मैसेज बन गया। फिर आप उसको किसी भी दूसरे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब तक किसी दूसरे इंडिविजुअल के पास में उतना ही डायमीटर का दूसरा सिलेंडर एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम नहीं होगा, तब तक वो कोई भी दूसरा इंडिविजुअल उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली है। यहाँ पर जो आपका मेथड यूज़ होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर मेथड यहाँ पर आपका साइटेल में यूज़ करा जाता है। यहाँ पर होता क्या है
साइफर सिस्टम बेसिकली होता है जहाँ पर जो आपके लेटर्स होते हैं उनका जो पोजीशनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये होता है आपका साइटेल में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपका मिलिट्री पर्पस से बहुत पहले यूज़ करा जाता था। ये आपका एक क्रिप्टोग्राफी का ही मेथड होता है जहाँ पर जो आपके साइंटिस्ट थे जूलियस सीजर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2000 ईयर्स एगो इसका इन्वेंशन किया था, इस मेथड को बताया था। इसमें बेसिकली करते क्या है, जो लेटर्स होते हैं जैसे कि आपका ABCDEF Z तक पूरा होता है, अल्फ़ाबेट्स जो होती है 26 अल्फ़ाबेट्स, इनकी जो पोजीशन होती है वो आपकी चेंज कर दी जाती है, यानी कि उनको किसी दूसरे लेटर के साथ में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये आपका एक कोडिंग है, मतलब ये आपके एक लाइन में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, या आपका सेकेंड लाइन में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हर एक लेटर के लिए अलग अलग लेटर डिसाइड कर दिया गया, यानी कि A के लिए आपका K बना दिया गया, B के लिए E से कर दिया गया, C को आपका T से कर दिया गया। तो इस तरह से हर एक लेटर के लिए अलग अलग आपका दूसरा लेटर बना दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी क्रैक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक लेटर एक ही मतलब किसी दूसरे लेटर के लिए पर्टिकुलरली यूज़ हो रहा है तो वो चीज़ आपकी क्रैक करी जा सकती है। अब यहाँ पर अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कई बार यूज़ करी जाती हैं कि आपका जैसे कि A to Z तक आपके 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब इसमें A का रिवर्स हमने Z कर दिया, B का रिवर्स हमने Y कर दिया, या फिर अगर हम इसको बीच से हाफ करें यानी कि आपका A to Z तक होता है, और यहाँ पर आपका सेंटर पोर्शन होता है MN, यानी कि MN आपका बाइसेक्शन होता है, क्योंकि M की जो लेटर नंबर होता है वो 13 होता है और N का जो होता है वो 14 होता है। 13 का जब हम डबल करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो A to Z तक आपके 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब यहाँ पर आप कोडिंग इस तरह से कर सकते हैं कि A की आपने N से कर दी, B की आपने O से कर दी, C की आपने P से कर दी। तो इस तरह से भी आप कोडिंग कर सकते हैं, या फिर आप 4 लेटर का ले सकते हैं कि 4 लेटर के बाद में आपने नेक्स्ट 4 के साथ में उनको एक्सचेंज कर दिया, यानी कि D का E से, C का F से, B का G से, A का H से। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स आपके होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी भी सीक्रेट मेथड को, सीक्रेट राइटिंग को, सीक्रेट आपके मैसेज को लिखने के लिए कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली हर एक इंडिविजुअल की जो खुद की एबिलिटी होती है कई बार उस पर भी डिपेंड करता है। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर जो कि जूलियस सीजर ने 2000 ईयर्स एगो दिया था, उसमें बस सिंपल सा वही है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए एक दूसरा कोई लेटर असाइन कर दिया जाता है कि आप A की जगह पर कोई दूसरा लेटर लिखेंगे। जैसे A की जगह पर आपको M लिखना है या A की जगह पर आपको N। तो यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस लेटर के लिए आपने कौन सा लेटर असाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके दो तरह के लॉजिक लग सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप कोई ना कोई लॉजिक लगाकर आप कोडिंग कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई लॉजिक लगाकर आप एक लेटर को कोई दूसरा लेटर असाइन कर रहे हैं। कई बार ये इलॉजिकल होता है, जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता है, बस वहाँ पर एक कह सकते हैं कोड बुक रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप रखते हैं कि मान लीजिए कोई एक कोड बुक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर लेटर का मीनिंग ये है, तो ये चीज़ भी रहती है। तो अब उस कंडीशन में आपको उस कोड बुक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कोड बुक जिसके पास होगा वो आराम से उस जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको क्रैक कर सकता है, अदरवाइज आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहता है आपके सब्स्टिट्यूशन साइफर में। अब ये मेथड जितने मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि कौन सा मेथड, कौन सा जो आपका टूल है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और किस ईयर में दिया था। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका साइफर डिस्क। और यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि कौन से मेथड के लिए किस तरह से उसको यूज़ करा जाता है, किस तरह से आप उसका काम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो साइफर डिस्क जो है ये 1400 के मिड में, यानी कि अप्रॉक्स 1470 के आसपास ये आपका साइफर डिस्क आया था, और इसको आपका एक साइंटिस्ट थे लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी, इन्होंने इन्वेंट करा था इस इनक्रिप्शन सिस्टम को। यहाँ पर क्या होता है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है विद स्लाइडिंग डिस्क दैट अलाउड फॉर मैनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये एक यहाँ पर आपके सिलेंडर, बेसिकली जो डिस्क रहती हैं, वो जो डिस्क होती हैं वो आपकी अलग अलग मेथड्स उसमें रहते हैं सब्स्टिट्यूशन के, तो वो यहाँ पर यूज़ करा जाता है। अब कैसे होता है वो भी हम इमेज की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर जो कोडिंग होती है वो पॉली अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती है और मोनो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती है। अभी इसका क्या मतलब है ये भी हम अभी जो इमेज है वहीं से समझेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर इस इमेज से समझते हैं कि जो साइफर डिस्क होता है वो बेसिकली उसका यूज़ किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपकी ये बाहर वाली डिस्क है और एक आपकी ये अंदर वाली डिस्क है। ये दोनों डिस्क जो रहती हैं, जिसमें से अंदर वाली जो डिस्क होती है इसको घुमाया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपकी डिस्क होती है उसमें जो आपकी अंदर वाली डिस्क है वहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, या फिर आप उसमें कोई दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं। बेसिकली जिस भी लेटर की या फिर जिस भी चीज़ की आपको कोडिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रहता है। और जो बाहर वाली डिस्क रहती है उसमें आपके दूसरे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या फिर कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि इस वाले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अंदर वाले में और बाहर वाले में दोनों में ही अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर इस वाले इमेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर वाले में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। ये कुछ आपके सिंबल हैं और कुछ आपके जो लास्ट के रहते हैं तो वो चीज़ें हैं, और बाकी ये आपका नंबर है। अब इनको कोड अगर आपको करना है तो उसके लिए कोडिंग सिस्टम आपका ही अलग बना दिया गया। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको बना रहे हैं। बेसिकली इस डिस्क में बस यही है कि दो डिस्क होती हैं, जिसमें से अंदर वाली डिस्क और बाहर वाली डिस्क दोनों में आपका कोडिंग रहती है कि अंदर वाली में आपको जिसको करना है, बाहर वाली में जिस दूसरे अल्फ़ाबेट से करना है, दूसरे नंबर से करना है, जिससे भी करना है, ये चीज़ हो जाती है। और उसके बाद में जो अंदर वाली डिस्क होती है आपको उसको घुमा देना होता है, आप उसको रोटेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जिस भी लेटर के सामने जो भी दूसरा नंबर आता है, मान लीजिए कि आपका इस वाले इमेज में देखें यहाँ पर के सामने आपका 111 आ रहा है, ठीक है। तो 111 आ रहा है यानी के की जो कोडिंग होगी वो 111 से होगी। उसी तरह से टी के सामने अगर 181 आ रहा है तो जो टी की कोडिंग है वो 181 होगी। इस तरह से आपका इसमें काम किया जाता है। तो ये चीज़ आपकी तो मोनो रह गई, मतलब कि आपने जो अंदर वाली डिस्क थी उसको घुमाया और घुमाने के बाद में जो भी आपका अल्फ़ाबेट है, मान लीजिए आपका आर है तो आर जाके आपने आर को 8 के सामने रोका। अब इसके अकॉर्डिंग जितनी भी कोडिंग होगी वो अब इसी तरह से होगी कि आर का मतलब है 8, 7 का मतलब है 1, यू का मतलब है 11। अब यहाँ पर कई बार पॉली कोडिंग रहती है। पॉली कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपने हर nth लेटर के बाद में आपको जो डिस्क रहती है अंदर वाली, आप उसको रोटेट करेंगे और फिर कोडिंग सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्या रहता है, यानी कि जो आपने आर का किया फिर आपने ये वाई तक सेम करा, यानी कि वाई तक 4th टर्म तक आपका जो कोडिंग थी वो इसी अकॉर्डिंग थी। इसके बाद में आपने अंदर वाली डिस्क को थोड़ा सा घुमाया और फिर आपकी आर की जो कोडिंग थी वो चेंज हो गई। तो अब वाई के बाद में आपको के की कोडिंग करनी है, तो के सामने तब जो लेटर आएगा, तब जो वर्ड आएगा या जो भी नंबर या सिंबल जो कुछ आएगा वो आप उस तरह से कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो साइफर डिस्क जो है कुछ इस तरह से काम करती थी। अब हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है विजिनियर स्क्वायर। तो जो विजिनियर स्क्वायर है ये भी कुछ हद तक आपका जो एल्बर्टी का साइफर डिस्क थी उसी के जैसा था, पर यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें क्या है, आपका कुछ इस तरह का टेबल रहता है जहाँ पर आपके 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करा जाता है। किस तरह से होता है ये भी आगे हम इमेज में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका है 1500 में इसका इन्वेंशन हुआ था, ब्लेस डे विजिनियर ने किया था। इनका जो एल्बर्टी का पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर स्टाइल है कुछ हद तक ये उसी के जैसा इनका मेथड था। यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, इट वर्क्स एक्यूरेटली लाइक सीजर एक्सेप्ट दैट इट चेंजेस द की थ्रू आउट द इंक्रिप्शन प्रोसेस। ये जो आपका विजिनियर स्क्वायर था ये काफ़ी हद तक आपका जो सीजर का मेथड था, जहाँ पर आपने हर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था जहाँ पर हर एक लेटर के लिए अलग अलग वर्ड असाइन करा गया था और वो आपका कई बार चेंज भी हो सकता था। तो ये चीज़ आपके सीजर वाले में थी, लेकिन विजिनियर स्क्वायर में पूरी इंक्रिप्शन प्रोसेस में आपका एक ही मेथड यूज़ करा जाता है, यानी कि जो भी आपके लेटर है, जो भी आपकी कोडिंग है वो एक ही जैसी होगी, उसमें कोई भी बार बार चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है इसको देख लेते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और कि विजिनियर स्क्वायर को हम विजिनियर टेबल भी कहते हैं या फिर उसका विजिनियर ग्रिड भी कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह का आपकी टेबल बनती है जहाँ पर आपके जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं पहले तो आपके हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं, उसके बाद में फिर ये वर्टिकली लिखे जाते हैं और फिर जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जो आपकी टेबल बनती है, यानी कि इनको 26 रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करा जाता है और फिर उसके अंदर आपको ABCD पूरा Z तक लिखना होता है और इसका भी अपना अलग अलग मेथड रहता है।
ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, ये आपका चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, जो जिस भी तरह से उसको यूज़ करना चाहे। और फिर यहाँ पर जो कोडिंग रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है कि मान लीजिए कि आपको f यहाँ से लेना है और सेम f आपने यहाँ से लिया। अब ये f और ये वाला f जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो लेटर आएगा वो लेटर आपका कोडेड मैसेज का एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कोड लिखा FEAC, तो F और E में आपने F ले लिया और फिर आपने यहाँ से E ले लिया, तो दोनों बाइसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लेटर बनेगा वो आपका इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद में A और C की बात करें तो A आपका ये हो गया और C आपका ये हो गया, तो ये जो आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ पर C की ही कोडिंग आ रही है, तो यहाँ पर जो कोडिंग आएगी वो C की आएगी। तो कुछ इस तरह से इस स्क्वायर का यूज़ करा जाता है किसी भी सीक्रेट मैसेज को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जेफरसन व्हील साइफर। ये आपका 1700 में आया था, ये आपका थॉमस जेफरसन ने दिया था, बनाया था, इसका इन्वेंशन किया था। और ये आपका विजनियर जो साइफर है, विजनियर स्क्वायर है, काफ़ी हद तक उसके जैसा ही होता है। अब इसमें क्या होता है, 36 वुडन डिस्क होती हैं जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, 26 जो लेटर्स होते हैं उनका रैंडम ऑर्डर में यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पर जो व्हील्स होते हैं, जो डिस्क होती है, उसको भी अलग अलग एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, उसको भी नंबर एक असाइन किया जाता है। और इनका जो की होती है, यानी कि इनको डिकोड करने के लिए जो आप लॉजिक लगाएंगे वो इनका बेसिकली ये ऑर्डर ही होता है किसी भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैसेज रहता है वो कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को इस इमेज से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इस तरह से रहता है, एक रॉड जैसी रहती है, उस रॉड के ऊपर ये जो अलग अलग आपके डिस्क होती हैं इनको इसमें डाला जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो डिस्क रहती हैं, इन डिस्क के ऊपर भी आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, A to Z सारे लिखे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में लिखे हों, वो आपके डिसअरेंज भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में दोनों तरफ से ये ब्लॉक रहती है, हर एक डिस्क के लिए अलग अलग नंबर दिया जाता है और बाकी जो डिस्क की एजेस रहती हैं उन पर आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं और ये जो रहते हैं आपके रोटेट हो सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी कोडिंग कैसे करनी है, यहाँ पर जो भी आपको लेटर या फिर जो भी चीज़ रहती है, जो भी आपको लिखना होता है, उसके लिए ये आप सर्कल्स जो होते हैं, इनको जो आपके डिस्क हैं इनको आप घुमाएंगे और घुमाने के बाद में आपका जो भी लेटर रहता है, जो भी बेसिकली यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो सीक्रेट मैसेज होता है वो इसी पे आपको दिखने लगता है। लेकिन इसको हर इंसान आराम से ढूंढ पाए तो वो उतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मैसेज रहते हैं वो थोड़ा सा काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं, तो उसके बीच में आप उसको फाइंड आउट कर पाएँ वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और यहाँ पर आप मैसेज को सीधे सीधे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन किसी भी लेटर को, किसी भी मैसेज को किस तरह से छुपा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से इस व्हील का काम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो मैंने लास्ट के 2 पॉइंट्स छोड़ दिए थे, जो मैंने बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर एक चीज़ और है जो मुझे बतानी है, बेसिकली जो आपकी सीक्रेट राइटिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं तो उनको हम सिर्फ 2 तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो आपके रहते हैं ट्रांसपोजिशनल, जहाँ पर हम किसी भी लेटर की या किसी भी वर्ड की स्पेसिंग को चेंज करते हैं। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या रहता है कि जो भी लेटर्स या वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई दूसरा कोड बनाते हैं या कोई ना कोई दूसरा कोड हम तैयार करते हैं। तो जहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं किसी भी मैसेज को लिखने के लिए, जहाँ पर भी हम किसी भी मेथड को लिखने के लिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट होती है एक कोड बुक की। कोड बुक की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि हमने हर एक लेटर के लिए, हर एक वर्ड के लिए कोई ना कोई दूसरा कोड बना रखा है, तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है कोड बुक की। वो आप ऐसे क्रैक नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई ना कोई लॉजिक लगाए हुए हैं तो वहाँ पर आप उसको क्रैक कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोजिशन का। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, आपके जो लेटर्स लिखे हुए होते हैं उसी में आप आगे पीछे करके उनकी पोजीशनिंग को चेंज कर देते हैं, तो वो आपका ट्रांसपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी आप सिंपल सा लॉजिक लगा के उसको क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कोड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पर आप किसी एक वर्ड के लिए, एक लेटर के लिए कोई दूसरा कोड तैयार करेंगे, कोई दूसरा कोड बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक कोड बुक की रिक्वायरमेंट होगी। और जहाँ पर आपका ट्रांसपोजिशन रहेगा, यानी कि आपका मैसेज वैसा ही है, बस आपने उसमें जो भी लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं उनकी पोजीशनिंग आगे पीछे कर दी है, तो वहाँ पर आपकी किसी भी तरह की कोड बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी आपका सीक्रेट राइटिंग के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो सकता था, यहाँ पर तक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में एक वीडियो मैं और करूँगी जहाँ पर हम बात करेंगे स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में क्या बेसिक डिफरेंस है। शॉर्ट में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो उसके लिए एक वीडियो मैं और कर दूँगी, तो आपका सीक्रेट राइटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली आज का जो मैंने जितना भी आपके मेथड्स बताए, ये सारे के सारे मेथड्स बेसिकली मैंने ईपीजी पाठशाला जो आपकी वेबसाइट है वहीं से लिए हैं। तो इसमें यहाँ पर इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स भी थे, तो वो मुझे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे हैं। बट आप चाहें तो एक बार उनको रीड कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। बाकी उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, उसी वजह से मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं जितना आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।